हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर्स रांची। आज हम लोग जा रहे हैं मूटा क्रोकोडाइल एंड वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। मूटा जो हमने बताया अभी आपको कि ब्रीडिंग सेंटर है, तो इस जगह के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और ये मेन रोड से तकरीबन 33 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मगर बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी है। मगर ये भी एक तरह का जू है जिसमें कुछ जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमने यही सोचा कि चलो क्यों नहीं आज इसे ही एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि ये भी हिडन प्लेस में ही है और इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाएगी यहाँ ऐसा कोई जगह भी है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं। वो जाना किस तरह से है मैं वो थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। हम लोग जा रहे हैं अभी बरियातू होते हुए सीधे उरमांझी की तरफ, और वहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे जो कि सिकिदरी घाटी रोड पे आता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आपको मुड़ना है, वो जगह कौन सा है। सिकिदरी घाटी जाने वाले रास्ते पे हम बस पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से हम लोग गेट इंटर करते हैं और जो सिकिदरी घाटी होते हुए हम लोग ये रूट को शॉर्टकट भी माना जाता है धनबाद वगैरह जाने के लिए, बोकारो के लिए भी लोग इसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लेफ़्ट टर्न करेंगे। यहाँ पे आपको राइस मिल आपने शायद देखा भी होगा, अगर इस रोड पे आप पहले आ चुके हैं तो राइस मिल लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो। वहाँ से सीधे रोड अंदर जाता है। वहाँ पे एक बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि वल्चर ब्रीडिंग सेंटर के नाम से। वो रोड को हम लोग लेते हुए एकदम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने गेट देख रहे होंगे, ये है इसका मेन गेट जहाँ से हमें अंदर इंटर करना है, और अभी हम इंटर कर चुके हैं। और यहाँ से पहले हम जा रहे हैं जो नज़दीक में पहले पड़ेगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले वहाँ उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, उस चीज़ को आपको दिखा सकें। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब आगे बढ़ रहे हैं कि देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं रखी हुई। बट जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं वहाँ पे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है और यहीं पे क्रोकोडाइल को रखा जाता है। और जगह जगह पे इस तरह के बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि क्रोकोडाइल से रिलेटेड लिखा हुआ है इस पर। यहाँ आने पे हमें थोड़ा सा निराशा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखने लायक अभी कोई ऐसे जानवर नहीं रखे गए हैं। यहाँ जितने भी क्रोकोडाइल थे वो सारे रांची जू भेज दिए गए हैं और इस कारण से ये जगह वीरान पड़ी हुई है। यहाँ बहुत ही कम जानवर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ साइड पे आप देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड पे भी जो बोर्ड था उसमें भी टर्टल्स के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ टर्टल्स रखे जाते थे, बट वो भी उपलब्ध यहाँ पे नहीं है। और लॉकडाउन के बाद यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक भी हमें कोई भी बंदा नज़र नहीं आया जो यहाँ घूमने के लिए आए हों। और यहाँ की मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर है। ये जगह बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, बट इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे आकर्षक जगह भी है जो जिसका नज़ारा का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये जगह काफ़ी सुनसान पड़ी हुई है, मगर हमने किसी कर्मचारी से बात करने की कोशिश की। हमने उनसे जानकारी ली इस जगह के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये अभी यहाँ टूरिस्ट प्लेस जिस तरह से रांची जू में जिस तरह का क्रेज़ है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह के कोई जानवर नहीं रखे गए। और इस जगह के बारे में बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली
ये जो नदी हम लोग इतना शांत देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ही सेफ़ है, बट जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे अभी भी मगरमच्छ आपको देखने को मिल जाते हैं। कई जगह पे स्पॉट किए गए हैं मगरमच्छ को कि वो आराम से एक साइड पे बैठे हुए हैं और धूप में धूप ले का मज़ा ले रहे हैं। बट मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि इतने खूंखार जानवर जिससे किसी को भी हानि पहुंच सकती है, मगर यहाँ पे एक भी ऐसा बोर्ड नहीं है जिसमें आपको अलर्ट दिया गया हो या सावधान का कुछ इस तरह से इंडिकेशन दिया गया हो कि आप नीचे ना उतरें, ये जगह सेफ नहीं है। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। ये मीठे पानी के मगरमच्छ इतने शांत जितना दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, ये काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ भी हैं मगरमच्छ पे जो एक आम इंसान को जानना ज़रूरी भी है। मगरमच्छ पानी में देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि बाहर जो उनके शिकार बैठे होते हैं उसको आराम से देख लेते हैं, और पानी के अंदर उनकी गति की जो रफ्तार होती है तैरने की, वो तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तैरते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बड़ी बात है कि वो इतने रफ्तार से किसी पे झपट सकते हैं, अपने शिकार को झपट लेते हैं। और रही बात उनकी बाइट की, मतलब उनकी जो जबड़ों की ताकत है जिसपे वो शिकार को जकड़ लेते हैं, वो तकरीबन 5000 पाउंड की ताकत से अपने शिकार पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से शिकार का बच पाना उनके जबड़ों से लगभग नामुमकिन होता है। हमें यहाँ फ़िलहाल कुछ खास देखने को मिला ही नहीं, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डियर केज की तरफ। यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ कुछ डियर मौजूद हैं जिसे हम देख सकते हैं, तो हम उसी केस के पास अभी पहुँच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं सर्च करने का। देखिए हमारे सामने कुछ डियर दिख रहे होंगे आपको। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ रखी गई है। फ़िलहाल हम इंटर करने वाले हैं। कैंपस तो काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली ही हरियाली आपको नज़र आएगी। तब तक मैं आपको वल्चर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। वल्चर जिसे गिद्ध भी कहा जाता है, हमारे हिंदुस्तान में वल्चर की जो संख्या थी वो तकरीबन बहुत तेज़ी से विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। 1980 के लगभग में हमारे इंडिया में लगभग 4 करोड़ गिद्ध की संख्या मापी गई थी, और अभी की अगर तुलना की जाए तो अभी मात्र 40,000 ही गिद्ध उपलब्ध हैं। इस पक्षी को मुर्दाखोर भी कहा गया है और पर्यावरण का साथी भी कहा गया है। इसके 2 रीज़न हैं। अब आप कहेंगे कि ये पर्यावरण का साथी किस तरह से हो गया, तो मैं आपको ये बता दूं, जो सड़े हुए मांस और सड़े हुए मतलब जानवर जो मर गए हैं, काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं, तो गिद्ध ऐसे जानवर को खाना पसंद भी करते हैं, और जिसकी वजह से पर्यावरण भी साफ़ रहता है, जिससे बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। आप देख पा रहे हो कि सामने एक बड़ा सा केज है, तो हम उसकी तरफ भी जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या रखी गई है। और गिद्ध को अचानक से विलुप्त होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो पशु में बहुत बार आपने देखा होगा कि पेन किलर का इस्तेमाल होता था। कोई जानवर है जिसे काफ़ी दर्द है, तो उसकी वजह से उसे पेन किलर दिया जाता था, इंजेक्शन लगाई जाती थी, और उसके बाद यदि वो मर जाते थे तो उसे ऐसी तरह से बाहर फेंक दिया जाता था, जो कि वल्चर का मुख्य भोजन होता था। और ये जो अब इससे प्रॉब्लम ये होने लगा कि इसका मांस खाने के बाद गिद्ध तेज़ी से मरना स्टार्ट हो गए, और जिसकी जानकारी बहुत देर में वैज्ञानिक और डॉक्टरों को पता चला कि इसका विलुप्त होने के सबसे बड़े जो रहस्य हैं वो इसके पीछे ही छुपी हुई है, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, जो इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये काफ़ी बड़ा वजह था जिससे गिद्ध की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। ये तो अच्छी बात है कि वक्त रहते गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल हुई है यहाँ पर कि इसे एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बना दिया गया है, मगर यहाँ पे अभी वल्चर उपस्थित नहीं है, लाए नहीं गए हैं। मगर हमने वहाँ से जानकारी जो ली है उससे ये पता चला कि बहुत जल्द यहाँ पे वल्चर्स को, जितनी उसकी प्रजाति बची हुई है जो विलुप्त होने के लगभग कगार पे है, उसे रखा जाएगा, उसकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, ताकि उसकी जो आबादी है वो तेज़ी से फिर से बढ़ सके।
चलिए, अब हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल पे, फैमिली मेम्बर्स पे, और हमारे वीडियो को लाइक करें और एवेंजर रांची को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।